एक एजेंट कराची की जेल में दाखिला ले चुका है, एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बनवा रहा है और एक पेरिस के मशहूर कैफे में बैठकर आईएसआई का प्लान सुन रहा है। एक एक कर सबका काम शुरू होता है और अंजाम भी। अंजाम से पहले काम का पूरा होना अभी बाकी है लाहौर के सबसे सुरक्षित ठिकाने पर 2 अननोन गनमैन का पहुंचना, अभी बाकी है उसका मारा जाना, एक एजेंट का पाकिस्तानी सेना में मेजर बन जाना, अभी बाकी है कश्मीर सिंह का खतना होना और उसके बाद मोहम्मद इब्राहिम बन जाना, अभी बाकी है जेल के अंदर उनकी निशानियां 2014 से पहले घर में घुसकर मारने की कहानी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज। धुरंधर फिल्म में आपने हमजा अली मजारी के किरदार में रणवीर सिंह को देखा। भारतीय स्पाई, रॉ एजेंट, कितना रोमांचित करती हैं ये चीजें। फिल्मों में जासूसी की दुनिया कितनी रोमांचक होती है ना, ये मारा वो मारा, धूम धड़ाका, लेकिन असल में इस दुनिया में शामिल तमाम किरदार आखिर में इंसान होते हैं। बेहद निर्मम माने जाने वाले इस पेशे में कुछ भी फिल्मी नहीं होता है। यकीन मानिए, ऐसे कितने ही हमजा और जमील जमाली हैं जो दुनिया के लिए गुमशुदा हैं। उनकी कहानी या तो वो खुद जानते हैं या उनकी एजेंसी। अगर कल पकड़े जाएं तो उनकी खुद की एजेंसी उनसे हाथ छटक लेगी। फिर भी बिना किसी शाबाशी के, बिना किसी इनाम के, घर और परिवार से दूर नकली पहचान के साथ वो अब भी लगे हुए हैं अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, ताकि मुल्क पर आने वाले खतरे को समय से पहले भांपा जा सके। इस वीडियो में आज हम आपको कई रियल लाइफ धुरंधरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जवानी, अपनी जिंदगी खपा दी और आखिर में उनके हिस्से में गुमनामी आई। आज हम जिन कहानियों की बात करने जा रहे हैं उसके पीछे सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, बल्कि एक पूरी मशीन काम करती है। ये वो मशीन बनी कैसे? इसकी शुरुआत होती है उस दौर से जब भारत को पहली बार एहसास हुआ कि जंग सिर्फ गोलियों और सैनिकों से नहीं जीती जाती है। जंग उससे पहले दिमाग से, जानकारी में और तैयारी में जीती और हारी जाती है। इसकी शुरुआत समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, थोड़ा ज्यादा ही पीछे। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, साल 1987 में ब्रिटिश सरकार ने एक खुफिया यूनिट बनाई, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। इसका काम था हर उस हलचल पर नजर रखना जो उनके खिलाफ कभी भी उठ सकती थी। उस समय ये सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया व्यवस्था में से एक बन गई। फिर जैसे जैसे भारत में आज़ादी की चिंगारी भड़कने लगी, अंग्रेजों को समझ आया कि खतरा सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी फैल रहा है। 1909 में उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस बनाया। इसका काम था वहां बैठे भारतीय क्रांतिकारियों पर नजर रखना, कौन क्या प्लान कर रहा है, किससे कौन जुड़ा हुआ है और आगे क्या करने वाला है। 1921 आते आते यही यूनिट इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी IPI के नाम से जाने लग गई। अब ये सिर्फ जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक पूरा निगरानी तंत्र बन चुका था। ये एजेंसी ब्रिटेन के इंडिया ऑफिस और भारत सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करती थी और स्कॉटलैंड यार्ड या MI5 जैसी एजेंसियों के साथ भी इनका सीधा संपर्क था। यानी आज़ादी से पहले एक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार हो चुका था जो सरहदों के पार जाकर काम करता था, लोगों को ट्रैक करता था और हर उस गतिविधि पर नजर रखता था जो सत्ता के लिए खतरा बन सकती है। बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यही ढांचा बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB बन गया। ये अंदर की भी खबरें रखती थी और बाहर की भी। संजीव पिल्लई इसके पहले डायरेक्टर बने, लेकिन आज़ादी के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई। अंग्रेजों के जाने के बाद से कई अनुभवी और ट्रेंड अधिकारी चले गए। सिस्टम चल रहा था लेकिन कमजोर था। सिस्टम चल तो रहा था लेकिन उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। फिर आया साल 1962 का भारत चीन युद्ध। इस युद्ध ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। हमारे पास सेना थी, हिम्मत थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज की कमी थी सटीक जानकारी की। दुश्मन क्या प्लान कर रहा है, कहाँ तैयारी कर रहा है, कितनी ताकत इकट्ठा कर चुका है, ये सब हमें समय रहते पता ही नहीं चला। और यहीं से पहली बार यह एहसास हुआ कि सिर्फ एक एजेंसी सब कुछ नहीं संभाल सकती। अंदर और बाहर IB एक साथ काम नहीं कर सकती। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस सोच को और बल मिला। अब साफ हो गया था कि देश को एक ऐसी अलग एजेंसी चाहिए जो सिर्फ बाहर की दुनिया पर नजर रखे, जो दुश्मन के घर के अंदर जाकर उसकी चालें समझ सके और समय रहते देश को आगाह कर सके। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी माना कि बिना मजबूत बाहरी खुफिया सिस्टम के भविष्य की जंग लड़ना मुश्किल होगा। आखिरकार तारीख आती है 21 सितंबर 1968। भारत ने एक बड़ा फैसला लिया।
एक नई एजेंसी बनाई गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे R&AW या फिर रॉ के नाम से जानते हैं। इसके पहले प्रमुख बने रामेश्वर नाथ काउ यानी आर्यन काउ, जिन्हें बाद में भारत का स्पाई मास्टर कहा जाता है। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं थी, करीब 250 लोग थे, सीमित संसाधन और बजट भी ज्यादा नहीं था, लगभग 2 करोड़ के आसपास का बजट। लेकिन मकसद बहुत बड़ा था, भारत को कभी भी अंधेरे में न रहने देना। धीरे धीरे रॉ ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद फोकस साफ था, पाकिस्तान और चीन। लेकिन समय के साथ इसकी पहुंच अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दुनिया के कई और मुल्कों तक फैल गई। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के पीछे भी इसकी जो रणनीतिक भूमिका थी वो बताई जाती है। कई ऐसे ऑपरेशन हुए जिनके बारे में आज तक खुलकर बात नहीं होती, लेकिन उनके असर से दुनिया वाकिफ है। रॉ की सबसे खास बात यह है कि ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती, यानी इसके ऑपरेशन सिर्फ खुफिया मिशन नहीं होते, बल्कि देश की सबसे ऊंची रणनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन वक्त के साथ रॉ सिर्फ जानकारी जुटाने वाली एजेंसी बनकर नहीं रही, इसका काम और गहरा और खतरनाक होता गया। दूसरे देशों में अपने लोग भेजना, अंडरकवर नेटवर्क बनाना, दुश्मन के सिस्टम के अंदर घुसकर काम करना, और ये सब इसका हिस्सा बन गया। और यहीं से शुरू होती है उन लोगों की कहानी जो अपनी पहचान छोड़ देते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और सालों तक एक झूठी जिंदगी जीते हैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। रॉ के बनने की कहानी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि उसी दौर में एक और कहानी चुपचाप आकार ले रही थी। कहानी का नाम कश्मीर सिंह। पंजाब की मिट्टी में जन्मा एक आम इंसान। 1941 का साल, जब सरहदें इतनी कड़ी नहीं थी जितनी बाद में हो गई। कश्मीर सिंह ने अपनी जिंदगी की शुरुआत वैसी ही की थी जैसे उस दौर में लाखों नौजवान करते थे। देश सेवा का सपना, इसी सपने के साथ वो भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1962 और 1966 के बीच उन्होंने फौज में सेवा दी, वो दौर जब देश चीन युद्ध के जख्म से उबरने की कोशिश कर रहा था। फौज की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली। जिंदगी अब सामान्य थी, एक नौकरी, एक परिवार और एक सीधा साधा जीवन। लेकिन खुफिया दुनिया में कुछ भी लंबे समय तक सामान्य नहीं रहता। दावा है कि उनसे रॉ के अधिकारियों ने संपर्क किया, कहा कि सीमा पार जाना है, जानकारी लानी है। वो देश की सेवा के लिए नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए। काम छोटा बताया गया, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। उस दौर में न सैटेलाइट थे, न डिजिटल ट्रैकिंग। हर जानकारी इंसान खुद जाकर लाता था, अपनी जान दांव पर लगाकर। बताया जाता है कि उसके बदले उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं, लेकिन असली दांव इससे ज्यादा का है, जो दांव पूरी जिंदगी का है। 1973 में जब रॉ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, उसी समय कश्मीर सिंह ने सरहद पार की, ऐसा दावा है। अब वो कश्मीर सिंह नहीं था, उसका नाम मोहम्मद इब्राहिम। एक नई पहचान, नया नाम और एक ऐसा किरदार जिसे उसे हर पल जीना था, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान पहुंचे, वहां रहना शुरू किया, पहचान पत्र बनवाए, होटल में ठहरे और धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगे। उनका काम था संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटाना, खासकर सैन्य ठिकानों की, उसकी तस्वीरें लेना और सही लोगों तक पहुंचाना। एक बार उन्होंने T-59 टैंकों की तस्वीरें खींची जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदी थी। लेकिन हर मिशन जरूरी नहीं है कि प्लान के मुताबिक चले। पेशावर और रावलपिंडी के बीच एक ऑपरेशन के दौरान वो पकड़े गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो गई। उन पर जासूसी के आरोप लगे और 1973 में ही एक सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी, यानी फांसी। लेकिन मौत तुरंत नहीं आई, उसके बाद सजा उनकी बदलकर उम्र कैद कर दी गई। सुनने में ये राहत सी लगती है, लेकिन असल में ये लंबी धीमी सजा थी, जहां हर दिन धीरे धीरे टूटना था, धीरे धीरे जीना था। कश्मीर सिंह को अलग अलग जेलों में रखा गया, कुल 7 जेलें, तमाम टॉर्चर सहे। उधर भारत में उनका परिवार उनकी राह देख रहा था। उनकी पत्नी परमजीत कौर और 3 छोटे बच्चे। जब वो गए थे तब बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें शायद ठीक से याद ही ना हो कि उनके पिता कैसे दिखते हैं। शुरू से उम्मीद थी कि वो लौट आएंगे, लेकिन जब दिन सालों में बदले तो उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। सबसे दर्दनाक बात ये कि परिवार को भी ये पता नहीं था कि वो जिंदा हैं या नहीं। करीब 13 साल बाद 1986 का साल, पहली बार उन्हें खबर मिली कि कश्मीर सिंह जिंदा हैं, लेकिन पाकिस्तान की जेल में हैं और मौत की सजा के साथ। ये खबर राहत भी थी और एक नया दर्द भी। समय बीतता गया, एक जेल से दूसरी जेल, एक दिन से दूसरा दिन, हर दिन एक जेल जैसा। एक ऐसी जेल जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, ना कोई सुनवाई, ना कोई उम्मीद।
फिर आता है साल 2008, एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बनी जेल का दौरा कर रहे थे। वहां उनकी नज़र कश्मीर सिंह पर पड़ी। जब उन्होंने उनसे पूरी कहानी सुनी तो वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने इस मामले को उठाया और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया। जब ये मामला परवेज मुशर्रफ तक पहुंचा तो उन्होंने भी इसे संज्ञान लिया। उसके कुछ समय बाद ही सिंह को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दे दिया गया और उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया। उनकी उम्र हो चुकी थी। 4 मार्च 2008 को कश्मीर सिंह बाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौटे, 35 साल बाद। लेकिन जो लौटा था वो वही इंसान नहीं था जो गया था। वापसी के बाद उन्होंने पहले कहा कि वो जासूस नहीं थे, फिर बाद में माना कि वो एक मिशन पर गए थे। ये विरोधाभास बहुत सारी जगहों पर छपा, बहुत सारी जगहों पर इसकी रिपोर्टिंग हुई और ये उस दुनिया का सच दिखाता है जहां हर कोई सच सीधा नहीं होता है, हर कहानी पूरी नहीं बताई जाती। दूसरी कहानी और शायद सबसे दर्दनाक, एक ऐसा नाम जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया, जिसके नाम से जोड़कर फिल्में बनी। एक था टाइगर, रविंद्र कौशिक। ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी पूरी पहचान मिटाकर दुश्मन के दिल में जगह बनाई। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक एक साधारण परिवार से आते थे। सीमा के पास पले बढ़े इस लड़के में एक खास बात थी, उसे थिएटर का गहरा शौक था। वो किरदार सिर्फ निभाता नहीं था बल्कि उसे जीता था। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और आगे चलकर यही उसकी किस्मत बनने वाली थी। साल 1973 लखनऊ में एक राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता हुई। रविंद्र ने मंच पर एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया जो दुश्मन के हाथों पकड़ा गया है और उससे पूछताछ हो रही है। उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका आत्मविश्वास इतना असली था कि दर्शकों के बीच बैठे कुछ लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे बल्कि उसे गौर से देख रहे थे। ये लोग आम दर्शक नहीं थे बल्कि खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, ऐसा दावा किया गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया, 2 साल सख्त ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ जासूसी की नहीं थी बल्कि खुद को पूरी तरह मिटाने की थी। उन्हें इस्लामिक धर्म की बारीकियां सिखाई गई, पाकिस्तानी उर्दू का लहजा सिखाया गया, वहां की संस्कृति, सोच और व्यवहार में ढाला गया। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक खत्म हो रहा था और उनकी जगह नया इंसान बन रहा था, नबी अहमद शाकिर। साल 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो पाकिस्तान चले गए। ये कोई साधारण मिशन नहीं था बल्कि डीप कवर मिशन था। यहां पकड़े जाने पर का मतलब ये था कोई पहचान नहीं, कोई मदद नहीं, कोई वापसी नहीं। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई की और पूरी तरह से नई जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसने वो कदम उठाया जो किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा जोखिम होता है। उसने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वो सिस्टम का हिस्सा बनता गया, लोगों का भरोसा जीतता गया और आखिरकार वहां पहुंच गए जहां पहुंचना लगभग असंभव था। वो मेजर बन गए पाकिस्तानी सेना में। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना का मेजर। यही वजह थी कि उसे ब्लैक टाइगर कहा गया। कहा जाता है कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको ये नाम दिया उनके काम से प्रभावित होकर के। 1979 और 1983 के बीच का समय रविंद्र कौशिक के करियर का सबसे अहम दौर था। वो भारत को बेहद संवेदनशील जानकारियां भेज रहे थे, पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट, सीमा पर तैनाती और सबसे अहम कहूटा के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जुड़ी जानकारियां। उनकी हर सूचना भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक मदद थी। दिल्ली में बैठे अधिकारी जानते थे कि उनके पास एक ऐसा आदमी है जो दुश्मन के सिस्टम के अंदर बैठा है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, यहाँ पे भी एक मोड़ आया 1983 में और वो मोड़ फिल्मी बिल्कुल नहीं था। सब कुछ विन विन नहीं था। भारत से एक नया एजेंट इनायत मसीह रविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा गया था, ऐसा दावा किया गया। लेकिन वो सीमा पार करते ही पकड़ा गया। पूछताछ और टॉर्चर के बाद वो टूट गया और उसने मुल्तान के उस पार का जिक्र कर दिया जहां उसकी मुलाकात रविंद्र कौशिक से होनी थी। जाल बिछाया गया और 1983 सितंबर रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया, जैसा टॉर्चर फिल्मों में दिखाते हैं। शायद उससे भी ज्यादा यातनाएं दी गई। सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली, हर जगह उनसे एक ही चीज पूछी गई, एक ही चीज जानी गई, वो सच जानना चाहते थे। उन्हें शारीरिक मानसिक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपनी असली पहचान छुपाए रखी। वो खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताते रहे और आखिरकार
उनकी पहचान सामने आ गई। 1985 में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। और ये कोई राहत नहीं थी बल्कि एक लंबी सजा थी जिससे हर दिन धीरे धीरे मरना था। ये ठीक कश्मीर सिंह जैसा हो रहा था। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने परिवार के कई सारे खत लिखे जो किसी तरह भारत पहुंचे। उनमें से एक लाइन आज भी दिल को चीर देती है, क्या बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। समय बीतता गया, बाहर दुनिया बदलती रही, लेकिन मियां वाली जेल के अंदर सब कुछ ठहरा रहा। बीमारी, अकेलापन और उपेक्षा उनकी जिंदगी बन गया था। आखिरकार 21 नवंबर 2001 को रविंद्र ने आखिरी सांसें ली। उन्हें जेल के पीछे एक अनजान कब्र में दफना दिया गया, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी पहचान के। यही है असली धुरंधर की कहानी। यहाँ मिशन सफल था लेकिन जिंदगी हार गई। फिल्मों में जासूसों की कहानियां सुकून देती हैं, लेकिन असल जिंदगी की कहानियां सवाल छोड़ जाती है। रविंद्र कौशिक की कहानी भी एक ऐसा ही सवाल है कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले को आखिर क्या मिलता है। मगर वाकई वो लोग अलग ही मतवाले होते हैं जो खुद से आगे देश को रखते हैं। चौथे चैप्टर की कहानी शुरू होती है एक शख्स से, एक ऐसे शख्स से जो धीरे धीरे एक ऑपरेशन बनता जा रहा है और फिर एक दिन किसी की मौत पर जाकर खत्म होता है। यह 1980 का दशक था। दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था और भारत पाकिस्तान के बीच छिपी हुई जंग अपने चरम पर थी। ऐसे ही माहौल में शुरू होता है ऑपरेशन हॉर्नेट। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, उन लोगों को खत्म करना जो भारत के खिलाफ आतंक की फंडिंग और प्लानिंग कर रहे थे। यतीश यादव की किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन में इस पूरे मिशन के बारे में बताया गया। कहानी शुरू होती है पेरिस के एक मशहूर कैफे डे फ्लोर से। बाहर से सब कुछ सामान्य, लोग कॉफी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन एक टेबल पर बैठा आदमी सबसे अलग है। नाम संजीव जिंदल। उनके सामने कॉफी ठंडी हो चुकी है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सिर्फ बैठा ही नहीं है, वो जोड़ रहा है नाम, चेहरे, जगहें और एक पूरा नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। वो धीरे से अपने सीनियर अनुज भारद्वाज से कहते हैं, सर हमें ऑपरेशन शुरू करना होगा। जानकारी साफ है, आईएसआई खुद इसे चला रही है और यही वो पल है जहां से ऑपरेशन हॉर्नेट की शुरुआत होती है। टारगेट साफ था, अब्दुल खान। यूके में बैठा एक पाकिस्तानी जो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था। उसके पास पैसे थे, कनेक्शन थे और वो ऐसे लोगों को जोड़ रहा था जो भारत के खिलाफ हमले प्लान कर रहे थे। उसके साथ जुड़े हुए थे कुछ भारतीय भी, जिसमें नाम था बलवंत हरबख्श सिंह, बीएन संधू, अवतार सेठी और हरप्रीत आहूजा। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसे तोड़ना जरूरी था, लेकिन ये कोई सीधा हमला नहीं होने वाला था। ये था धैर्य का खेल। हौसला, ईंधन, सब्र, सब कुछ यहां पे लग रहा था। लोगों को ढूंढने का, उन्हें समझने का और सही वक्त पर तोड़ने का। जनवरी 1985 वियना का कैफे आइडा। जिंदल एक हफ्ते से इंतजार कर रहे थे। सामने बैठती है सोफी क्लोर, एक पुरानी इन्फॉर्मर जिसे वो 2 साल पहले छोड़ चुके थे। जासूसी की दुनिया में रिश्ते नहीं होते हैं, सिर्फ काम होता है और हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन इस बार मामला अलग था। जिंदल सीधे मुद्दे पर आते हैं, हरप्रीत आहूजा कहाँ है? सोफी चौंकती है लेकिन जवाब देती है कि जल्द पता लग जाएगा। जिंदल टेबल पर $10,000 का लिफाफा रखते हैं। अब सोफी यूरोप के शहरों में साल्जबर्ग, ब्रेंगेस, इंसब्रुक में घूमती हैं और आखिरकार हरप्रीत तक पहुंच जाती हैं। उधर लंदन में दूसरा मोर्चा खुल चुका था। 2 ऑपरेटिव मोहन नारायणन और क्लार्क अब्दुल खान के घर पर पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन सीधा रास्ता मुश्किल था। तो उन्होंने चुना सबसे आसान हथियार, पैसा। खान के घर का माली तारिक सिद्दीकी, कुछ $1,000 और उसकी वफादारी बदल गई। उसने सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि उसने पूरा नक्शा खोल कर रख दिया। कौन कौन आता है, कौन जाता है, कौन किससे मिलता है और सबसे अहम, कब क्या होने वाला है। ये वही जानकारी थी जिससे इस ऑपरेशन को अलग दिशा मिल जाती। अप्रैल 1985 में जिंदल ने हरप्रीत आहूजा को अपने पक्ष में कर लिया। वो दुश्मन का हिस्सा नहीं था बल्कि अंदर का आदमी बन चुका था। कोड नेम आइन साइडलर। लेकिन खेल हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलता जासूसी की दुनिया में। हरबख्श सिंह जो एक और आरोपी था जो साथ में मिला हुआ था, अचानक लंदन से गायब हो जाता है रातों रात। ये साफ संकेत था कि आईएसआई को भनक लग चुकी है। अब हर कदम और खतरनाक हो चुका था। इसी बीच पेरिस में अवतार सेठी से मुलाकात होती है। वो इस पूरे नेटवर्क का फाइनेंसर था। 2 दिन तक चली मीटिंग में उसने जो बताया उससे तस्वीर साफ हो गई। आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तानी सेना के लोग और लंदन में बैठा एक पूरा मॉड्यूल भारत के खिलाफ काम कर रहा था। उसने ये भी बताया कि 6 अधिकारियों की एक टीम इस ऑपरेशन को चला रही है, पैसा भेजा जा रहा है और हमले की तैयारी चल रही है। दिल्ली में ये जानकारी पहुंचते ही हलचल मच गई। नामों की लिस्ट बनी और फिर
एक एक करके लोग गायब होने लगे, कुछ पकड़े गए, कुछ खत्म कर दिए गए, नेटवर्क टूटने लगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा टारगेट अभी बाकी था, अब्दुल खान। ब्रिटेन में उसे मारना आसान नहीं था। राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक जोखिम, सब कुछ दांव पर लग सकता था। इसलिए फैसला लिया गया कि उसे उसके घर में ही मारा जाएगा, जहां वो खुद को सबसे सुरक्षित समझता है। मई 1987 जानकारी मिलती है खान लाहौर आएगा आईएसआई चीफ हामिद गुल से मिलने। यही मौका था। जून 1987 लाहौर खान अपने घर में पहुंचता है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन खेल खत्म हो चुका था। 2 बाइक सवार आते हैं, कुछ सेकंड और गोलियों की आवाज। 9 गोलियां चलती हैं सिर और गर्दन पर। अब्दुल खान मारा गया। पुलिस कहती है ये पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन आईएसआई जानती थी कि ये एक मैसेज था। भारत सिर्फ अपने देश में नहीं लड़ता, जरूरत पड़े तो वो वहां भी पहुंचता है जहां दुश्मन खुद को अजय समझता है। तो ये चंद कहानियां उन लोगों की जो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। फिल्मों में एजेंट जीतता है, देश बचाता है और तालियां बजती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही एजेंट अक्सर गुमनाम रह जाता है। धुरंधर जैसी फिल्में रोमांच देती है, मगर असली धुरंधर वो सच्चाई दिखाते हैं जहां हर जीत की कीमत बहुत भारी होती है। ये पूरी कहानी आपके लिए हमारी साथी खुशबू ने जुटाई थी। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये कहानियां पहुंचाते रहिए। शुक्रिया।